जय हिंद। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 7वें लेक्चर के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले दो वीडियो के माध्यम से हम लोग रॉल्स थ्योरम को पढ़े थे और रॉल्स थ्योरम पर और बहुत सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व किए थे। और इसके पहले जो है आप लोगों को अप्रॉक्सीमेशन भी बता दिया गया है। डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, इस पर भी दो वीडियो आपका बना दिया गया है। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कंप्लीट एक बुक शुरू से अंत तक बताया जाएगा और आप घर बैठे क्लास 11 और 12 मैथ्स को बना सकते हैं। आप चाहें तो RS अग्रवाल बुक भी बना सकते हैं। अगर RS अग्रवाल बुक बना लेते हैं तो NCERT बुक बनाना आपके लिए बहुत हार्ड नहीं रह जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग रॉल्स थ्योरम को पढ़े, तो रॉल्स बाबा ने क्या किया, मतलब कि माइकल रॉल्स जो थे उन्होंने क्या किया कि पिछले कुछ मैथमेटिशियन का ही कॉन्सेप्ट उठाया और थोड़ा सा अपना जोड़ दिया और अपना नाम जो है पूरी दुनिया में फेमस कर लिया। तो उसने क्या किया था कि कंटिन्यूटी को उठाए थे, कंटिन्यूटी उसने बताया था, और उसके बाद उसने डिफरेंशिएबिलिटी भी बताया था, और उसके बाद यहाँ पर थर्ड स्टेप में वो एफ ए इक्वल टू एफ बी बताए और उसके बाद एफ डैश सी इक्वल टू 0 करके एक अपना थ्योरम दे दिए। तो यहाँ पर लेग्रांजेज महोदय को भी रहा नहीं गया। हालांकि लेग्रांजेज का पूरा नाम जो है जोसेफ लुई लेग्रांज था, जिन्होंने यह लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को दिया था। तो इन्होंने कोई खास काम तो नहीं किया, लेकिन काम ऐसा किया जो कि भूलने लायक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मैथमेटिक्स में इतना पढ़ें कि कुछ ऐसा काम कर जाए कि दुनिया आपको भूले ही नहीं। तो यहाँ पर लेग्रांजेज ने भी क्या किया, हमको लगता है कि यह जो है रॉल्स थ्योरम से चोरी किए, दो गो स्टेटमेंट को उठा लिए। ऐसे भी रॉल्स थ्योरम कौन ईमानदार थे, उन्होंने भी किसी और भी मैथमेटिशियन के कई दो स्टेटमेंट का भाई चोरी ही किया था। तो यहाँ पर जो है ना, चोरी कुछ नहीं होता है, चोरी शब्द कुछ नहीं होता है। अगर आप उसमें कुछ नया डाल दिए, वही पीछे वाला चीज़ में आप नया डाल दिए, तो भाई वो आपका हो गया। यहाँ पर अगर कभी कहीं मोटरसाइकिल कोई चोरी कर लेता है और उसके बाद जो है उसका कलर चेंज कर देता है, तो भैया वो चोर ही कहलाता है। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी कोई कॉन्सेप्ट उठा लीजिए और उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट दे दीजिए तो आपका नाम हो जाएगा। तो वही चीज़ किए थे लेग्रांजेज ने भी। तो यह पहला तो समझ में आ रहा है कि रॉल्स थ्योरम पर ही आधारित है, रॉल्स थ्योरम का ही स्टेटमेंट को लिया गया है। दूसरा भी एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसने क्या कहा कि देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी बिलोंगिंग टू ए बी ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए। ये रिलेशन होता है डेरिवेटिव में, और इस पॉइंट पर फंक्शन को हम लोग फंक्शन का वैल्यू ये सब पॉइंट पर निकालकर उसका डिफरेंस ले लेते हैं और उस पॉइंट का डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये चीज़ होता है आपका लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम में। शॉर्ट में इसको हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। तो अब जो भी फंक्शन इस रूल को फॉलो करेगा तो वहां पे हम कहेंगे कि लेग्रांजेज मीन वैल्यू सेटिस्फाइड। क्लियर है। अब थोड़ा सा इसको जो है हम लोग ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ से क्या समझें कि ये मान लिया जाए कि कोई फंक्शन है आपका, ये फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। तो इस फंक्शन में यहाँ से यहाँ तक आए तो ए पर पहुँचे और यहाँ से यहाँ तक आए तो बी पर हम पहुँचे। तो इस फंक्शन में a का वैल्यू एफ ए आपको यह मिल जाता है और यहाँ पर मिल जाता है आपको एफ बी मिल जाता है। क्या मिल जाता है, ये हाइट जो है आपका एफ बी मिलता है। तो y इक्वल टू एफ एक्स रखेंगे, x का वैल्यू आप इसमें एक बार a रखेंगे तो यही हाइट मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और ये आपका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा यह a और एफ ए हो जाएगा
और इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा यह BFB हो जाएगा। क्लियर है? तो इस ग्राफ पर यह जो कर्व है आपका, इस कर्व पर अगर जो हम इसका डेरिवेटिव निकाल दें dy/dx यानी कि f' निकाल दें, तो यह जो है आपको देता है टेंजेंट का स्लोप देता है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। आप चाहे तो यहां पर टेंजेंट खींच दीजिए, यहां पर खींच दीजिए, यहां पर खींच दीजिए, कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, उसका पॉइंट का जो वैल्यू है उस पॉइंट के वैल्यू को आप यहां से देख लीजिए और उसको रख दीजिए, तो उस पर जो टेंजेंट आप ड्रॉ कीजिएगा तो उसका आपको स्लोप मिल जाएगा। लेकिन इतने सारे टेंजेंट में उन्होंने एक खास पॉइंट पर टेंजेंट खींचा। कहां खींचा आप देखिए कि ये जो है आपका कॉर्ड है, यह क्या है भैया, कॉर्ड है, A से B तक के लिए कॉर्ड है। तब ऐसा टेंजेंट उसने ढूंढा कि जो कि यह AB कॉर्ड के पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो? इस कॉर्ड AB के पैरेलल हो जाए। तो यह जो है पॉइंट, जो पॉइंट आपको मिला यहां पर, यह पॉइंट मान लीजिए कहां पे है, यह C पर है। यानी कि यह जो डेरिवेटिव आपका निकाला, यह जो डेरिवेटिव इस पॉइंट पर निकाला, किस डैश पॉइंट पर निकाला, F' पर निकाला इन्होंने। तो F' पर इसका हमको स्लोप मिल गया। अब देखिए, जब इसका स्लोप F' है, इसका भी तो स्लोप F' ही होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसके स्लोप को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस पर विचार करते हैं हम लोग। तो इसके स्लोप को हम लोग अगर जो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो यही एंगल जो है थीटा हुआ, और थीटा के साथ अगर हम tan थीटा ले लेते हैं तो यही आपका स्लोप हो गया। आप क्लास 11 में पढ़े थे dy/dx इक्वल टू tan थीटा जो होता है स्लोप होता है। अब ये tan थीटा कहता है कि यह परपेंडिकुलर बाय बेस कहता है। तो परपेंडिकुलर ये हाइट जो है B से लेकर P तक का हाइट कितना है, तो ये हमको समझ में आता है कि भैया कि यहां से यहां तक जो हाइट है FA है, और ये पूरा हाइट जो है FB है। तो FB में अगर हम FA को माइनस कर दें तो ये हमको परपेंडिकुलर मिल जाएगा। FB में अगर FA को माइनस कर दें तो ये परपेंडिकुलर हमको मिल जाएगा। और बेस जो है, यहां से देखते हैं कि यहां से यहां तक B है और यहां से यहां तक C है, और इसके बीच की दूरी निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B-A कर सकते हैं। देख लीजिए, ये A हो गया, यहां से यहां तक आपका B हो गया, तो ये जो बीच में बचा इसको क्या लिख सकते हैं, B-A लिख सकते हैं। क्लियर है? तो अब यह भी आपका F' भी टेंजेंट है, और यह भी इस कॉर्ड के स्लोप को डिनोट कर रहा है। यह भी आपका क्या है, एक टेंजेंट का स्लोप है, यह भी टेंजेंट के स्लोप को डिनोट कर रहा है। तो दोनों भैया आपस में बराबर होंगे कि नहीं, तो होंगे ही बराबर। तो यहां पर हमको इसी तरह का खास पॉइंट इसमें निकालना होता है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग जो है इसके लिए लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एक प्रॉब्लम बनाते हैं। यह प्रॉब्लम आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है ना, आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा है, हम लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही देखिए, यही जो है ना बहुत देर से इंतजार कर रहा है कि भाई मेरी बारी कब आएगी। तो अब देखिए, ये प्रॉब्लम को बोल दीजिए कि अब उकताइए मत, आपकी बारी आ गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले पोलिनोमियल फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ही। तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एक लाइन तो लिख दिए। अब फिर इसके बाद यह डिफरेंशिएबल है, तो कहने का मतलब कि इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं कि यह आपका 2x + 2 हो गया। यह आपका डिफरेंशिएबल भी है, और डिफरेंशिएबल है किस इंटरवल में, तो डिफरेंशिएबल है ऑन x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 4, 6 में यह आपका डिफरेंशिएबल है।
तो 2 कंडीशन इसका फुलफिल हो गया। अब तीसरा कंडीशन जो है ये क्या कह रहा है कि तब एगो एग्जिस्ट करेगा पॉइंट सी इसके बीच में। तो पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, तो पॉइंट सी के एग्जिस्ट कराने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एफ ये आपका 4 निकाल लेते हैं और यहाँ पर F6 निकाल लेते हैं, तब हम C लिखेंगे फिर उसके बाद इसमें रख देंगे, तो C एक पॉइंट हमको मिल जाएगा। 4 जब आप रखते हैं इसमें तो यह आपका होता है 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3, तो 16 प्लस 8 प्लस 3, तो यह आपका 24 प्लस 3 27 हो गया। अब फिर उसके बाद 6 रख दीजिए, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 36 प्लस 12 प्लस 3, तो 6 3 9 10 11 1 3 1 4 1 5 51 आता है। करेंगे एफ ए मिल जाता है आपका, एफ ए मिल जाता है 27 और एफ बी मिल जाता है 51। तो अब लिखेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट, अच्छा ऐसे लिख दीजिए, ऑल कंडीशंस ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम आर satisfied. There exists C belonging to open interval 4 6, देखिए इसको हम लोग there exist पढ़ते हैं। एफ डैश सी इक्वल टू आपका हो जाएगा F6 माइनस F4 बाय 6 माइनस 4 हो जाएगा। एफ डैश सी जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं 2C प्लस 2 लिख सकते हैं, तो यह 2C प्लस 2 इक्वल टू F6 का वैल्यू जो है 51 निकला है, और यहाँ पर 27 और 6 माइनस 4 करते हैं तो 2 होता है। अब 27 माइनस कर दीजिए 51 में, तो यह आपका बच जाता है 24/2, और ये आपका 12 हो गया। तो 2C इक्वल टू 12 माइनस 2 इक्वल टू 10, तो C का वैल्यू 10 बाय देखिए 2 इक्वल टू 5 निकलता है। ये जो 5 है बिलोंग कर रहा है आपका 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो अंत में एक लाइन लिख देंगे, हेंस Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर है? अब चाहे तो इसको अब लिख सकते हैं आप लोग, है ना। तो इसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम और देखते हैं, एकदम स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम इसमें। तो इसमें जो स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम कहने का मतलब हुआ कि ये देखिए एक प्रॉब्लम हमने लिखा है, ये किसी एंगल से आपको नहीं लगेगा कि इसमें यह Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब इसका ऑपरेशन कीजिएगा, जब इस पर गहन विचार कीजिएगा, जब इसको नंगा करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये जो प्रॉब्लम है आपका Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम का ही है। कैसे है इसको हम लोग देखते हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो यहाँ पर एक आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें एक पॉइंट 1 1 है, तो यहाँ पर आपका 1 1 एक पॉइंट आएगा। फिर कहता है 327 है, तो 1 2 और यह 3 के बाद डायरेक्टेड 27, तो यह 3 और 27 आप यहाँ पॉइंट समझ लीजिए। तो इससे जो होकर यह कर्व गुजर रहा है आपका, इस कर्व का कॉर्ड देखिए, तो इस कर्व का कॉर्ड आपका ये हो गया, और इस पर जो है टेंजेंट एक ले लेते हैं हम लोग, ये आपका टेंजेंट हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया। ये पॉइंट जो है आपका, यह आपका C पर हमने यहाँ पर टेंजेंट लिया है। अब ध्यान से देखिए कि वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज, तो इस कर्व पर जो टेंजेंट है ये आपका कर्व हो गया, ये इस तरह से आपका यहाँ पर यहाँ से ये कर्व है। तो इस पर जो आपका टेंजेंट है पैरेलल है, किसके पैरेलल है? ये टेंजेंट जो है इसके पैरेलल है। किसके पैरेलल? द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को जब हम मिलाते हैं, जो कॉर्ड हमको मिलता है, यह कॉर्ड जो है इस टेंजेंट के पैरेलल होता है।
तो यही चीज़ तो आपका क्या कहते हैं, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहता है। तो यहाँ पर देखिए आपको 1 और 3 यानी कि आपको जो है इससे मिलने वाला जो इंटरवल है ये आपका 1 और 3 है। अब देख रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स क्यूब है आपका, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, तो यह कंटिन्यूअस होगा ही। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं यानी कि डिफरेंशिएबल भी है, dy बाई डी एक्स अगर निकालते हैं आप तो यह 3x का स्क्वायर मिलता है। तब उसके बाद क्या कहता है कि f1 पर जो इसका वैल्यू दिया गया है यह 1 है और f3 पर इसका जो वैल्यू दिया गया है 27 है। तो वह खास पॉइंट कौन सा है भैया, तो वह जो खास पॉइंट है FC यानी कि f3 माइनस f1 अब बटे 3 माइनस 1, ये आपका 27 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 2 यानी कि 26 बाई 2 यानी कि यह आपका 13 निकल जाता है। और इधर जो है 3x का स्क्वायर यानी कि 3c का स्क्वायर लिख दीजिए, तो यह जो है आपका 13 के बराबर c स्क्वायर इक्वल टू 13 बाय 3 और इसी को लिख सकते हैं आप c इक्वल टू रूट अंडर 13 बाय 3 लिख सकते हैं। और इसको प्लस और माइनस दोनों में लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है माइनस हम लोग छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए 1 से 3 तक का जो वैल्यू एगो 1 आया और 27 आया, दोनों तो प्लस में ही है, तो इसलिए माइनस के वैल्यू को हम लोग हटा देंगे। अब इसको रेशनलाइज अगर करते हैं, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 33/39, तो यह पॉइंट आपका मिलता है रूट अंडर 39 बाई 3 मिलता है। जब यह x का वैल्यू मिल गया आपको, नाउ x का वैल्यू रूट अंडर 39 बाई 3 मिल गया, तो फिर इस इक्वेशन से लेकर आप y का भी मान निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये कितना हाइट है इसको भी निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब है यानी कि 39 बाई 3 का होल क्यूब कर दीजिए, तो यह 39 रूट 39 हो जाएगा और यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। 3 से यह जो है 13 बार में कट जाता है, तो 13 रूट 39 बाय 3 जा 9 हो जाता है। तो इस तरह से मिलने वाला जो पॉइंट है आपका, यह जो पॉइंट है रूट अंडर 39 बाय 3 हो जाता है और 13 रूट 39 बाय 9 हो जाता है। तो यही वह खास पॉइंट है जिस पर टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं तो यह इस मिलाने वाली कॉर्ड के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो थोड़ा सा अलग हटके प्रॉब्लम था तो इसका हम लोग पूरी तरह से ऑपरेशन करके समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, जितने भी प्रॉब्लम बनाएंगे सारा नोटबुक में बनाएंगे और बुक को सामने में अब हम लोग लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम के एक्सरसाइज 3D के कुछ प्रॉब्लम को नोटबुक पर देखते हैं। यह आपका बुक RS अग्रवाल है, आप अपनी RS अग्रवाल बुक को उल्टाकर देख सकते हैं कि आप में यही सब क्वेश्चन होना चाहिए। तो जैसा कि 1 नंबर क्वेश्चन हमने अभी तुरंत सॉल्व किया, तो अब हम लोग आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से बनाएंगे। तो 5 इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। अगर आप इसे समझ गए होंगे तो इसको बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यह फैक्टर्स दिए गए हैं आपका, इस फैक्टर को सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो यहाँ पर fx को हम लिख सकते हैं x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 और यह आपका x माइनस 8 होता है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18x का स्क्वायर प्लस 104x प्लस माइनस 24 इंटू 8, यह 24 इंटू 8 आपको मिल जाएगा।
तो इस तरह से यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यह जो फंक्शन है आपका कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि सिंस हियर f(x) बीइंग पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, यह जो है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। तो पहला कंडीशन आपका लैग्रांजेज मीन वैल्यू का सेटिस्फाई हो गया। फिर दूसरा में कहता है कि ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए भैया। तो f' निकाल के देखते हैं, x³ का डिफरेंशिएशन 3x का स्क्वायर, अब फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2 × 18 करेंगे तो यह आपका 36x हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 104। तो यह जो भी वैल्यू है ना, यह ट्रू है फॉर ऑल, यह जो है एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट फॉर x बिलोंगिंग टू 4 से लेकर 10 के बीच। 4 भी रख दीजिए इसमें तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगा, 10 भी रख दीजिए तो कुछ ना कुछ यह वैल्यू दे देगा। तो ये फंक्शन जो भी हो भाई, डेरिवेटिव अभी नहीं जान रहे, ये फंक्शन खाली जान रहे हैं, तो इसका वैल्यू तो इस पे डिफाइन है। तो अब डेरिवेटिव कहने की बारी आई तो हम कह सकते हैं कि f(x) इज डिफरेंशिएबल है ना ऑन द इंटरवल 4 से लेकर 10 के बीच। यह आपका ओपन इंटरवल यहाँ पर हो जाता है। तो जब रोल्स का लैग्रांजेज मीन वैल्यू का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम अब लिख सकते हैं क्या कि ये f4 को निकाल लेते हैं, ये 4 के वैल्यू हम लोग f4 को निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो जाता है x - 4 - 4 इंटू 4 - 6 और 4 - 8 जो कि 0 होता है। और f10 को निकाल लीजिए, तो यह 10 - 4 और 10 - 6 और यह 10 - 8, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 48 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है fa जो है नॉट इक्वल टू f10, ऐसे भी लैग्रांजेज मीन वैल्यू में इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है कि यह इक्वल टू है कि इक्वल टू नहीं है। तो हालांकि इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट c बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 4 से लेकर 10 के बीच और सच दैट है ना, यह f' जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, f10 माइनस f4 बाय 10 - 4 होना चाहिए। इफ f10 का जो वैल्यू निकला हुआ है 48 और f4 का वैल्यू निकला हुआ है 0 और यहाँ पर 10 माइनस क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आप देखिए यही हो जाएगा आपका 3c का स्क्वायर माइनस 36c अब प्लस 104 इक्वल टू 48/6 हो जाएगा। अब यह 6 से जो है 8 टाइम्स में कट जाता है तो इक्वल टू आपका हो गया 8। अब यहाँ पर आपको मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आपका हो जाएगा 3c का स्क्वायर माइनस 36c अब फिर उसके बाद प्लस 96 इक्वल टू 0। चूँकि यह आपका 104 में 8 माइनस होगा तो आपको मिलेगा 96 मिलेगा। अब यहाँ क्या करते हैं कि 3 हम कॉमन ले लेते हैं, तो c स्क्वायर माइनस 12c अब प्लस 32 इक्वल टू 0। अब यह 3 जो है इससे डिवाइड होके आपका 0 हो जाएगा। इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर माइनस 8c अब माइनस 4c अब प्लस 32 इक्वल टू 0। c कॉमन लेंगे तो c माइनस 8 हुआ, अब फिर माइनस 4 कॉमन लिए तो c माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसका फैक्टर c माइनस 8 और c माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर c इक्वल टू 8 हो गया और c इक्वल टू 4 हो गया। अब इसमें देखिए कौन सा वैल्यू जो है इस इंटरवल में हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ये 4 से 10 है और यह 4 से 10 है, तो सिर्फ ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। तो वह यहाँ यही बोला जा रहा था कि एक वैल्यू निश्चित रूप से एग्जिस्ट करेगा। जब एग्जिस्ट कर गया और वो वैल्यू भी हमको मिल गया तो हम क्या लिख देंगे कि हियर c जो है यानी कि 8 जो है बिलोंग्स टू 4 से 10 के बीच, हैंस लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ये जो है आपका सेटिस्फाइड हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए f(x) इक्वल टू e⁻x दिया गया है ऑन 0 से 1 के बीच। तो ये जो फंक्शन होता है भैया कंटिन्यूअस होता है ना, डिफरेंशिएबल भी होता है,
तो जिसका डिफरेंशिएशन जो है आपका हो गया e⁻x ही हो गया। जब डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से एफ डैश सी जो है एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए लिखा जा सकता है। तो एफ डैश सी को जो है हम लोग लिख सकते हैं e⁻c लिख सकते हैं। एफ बी कहने का मतलब कि e⁻1 लिखेंगे माइनस फिर 1 लिखते हैं, e⁻0 डालते हैं तो 1 लिखेंगे, बाय 1 माइनस 0, तो ये आपका e-1 हो गया। और याद रखिए e का जो वैल्यू होता है वह 2.718 होता है। तो 2.718 में अगर 1 को माइनस कर दिए तो 1.781 आ गया आपका। इस तरह से हमको मिल गया, ये वैल्यू मिल जाता है। और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि e⁻c इक्वल टू इतना है। तो अब c का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, तो c का वैल्यू हम लोग c इक्वल टू लॉग, यह हो गया 1.781 हो गया। यानी कि c को जब हम राइट साइड में रिप्लेस करेंगे तो इसके साथ लॉग आ जाएगा। इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका जो वैल्यू होता है ना, ऑलवेज जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पर आप लॉग के टेबल में जाके निकालिएगा ना इसका वैल्यू, log 1 का वैल्यू, या मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर में भी। तो इसका जो वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच होता है। तो इसलिए जो है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। यह दिया गया है fx जो है x पे पावर 2/3 दिया गया है और यह कह रहा है 0 से 1 के बीच। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी है। तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यह आपको मिलता है 1/2/3 x पे पावर 1/3 मिल जाता है। तो निश्चित रूप से f0 अगर निकालते हैं तो 0 पर पावर 2/3 आपका 0 ही होता है। और यहाँ 1 जब निकालते हैं तो 1 पे पावर 2/3 इक्वल टू 1 होता है। तो इस स्थिति में हमारा एक c एग्जिस्ट करता है 0 से 1 के बीच। कैसे एग्जिस्ट करता है, एफ डैश सी इक्वल टू f1 माइनस f0 बाय 1 माइनस 0। तो f1 का वैल्यू 1 निकला हुआ है और f0 का वैल्यू आपका 0 निकला हुआ है, 1 माइनस 0। एफ डैश सी जो है ये 2/3 और c पर पावर 1/3 इक्वल टू ये आपका हो जाता है 1। तो इस c पर पावर 1/3 को आप 2/3 लिख सकते हैं। अब यह c को आप लिख सकते हैं 2/3 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 1/3 को रिप्लेस करेंगे राइट साइड में तो ये पावर 3 हो जाएगा। ये वैल्यू आपका हो गया 8/27। तो यह 8/27 जो है यह 0 से 1 के बीच एग्जिस्ट करता है। इसलिए अंततः लिख सकते हैं कि लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। यह जो है आपका सेटिस्फाइड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में fx इक्वल टू लॉग x दिया गया है और यह 1 से लेकर e के बीच में है। तो यह फंक्शन तो भैया कंटिन्यूअस होता ही है, लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है। इसके बावजूद डिफरेंशिएबल तो है ही, f डैश x निकाल सकते हैं आप, 1/x निकाल सकते हैं। f1 का वैल्यू निकालिए तो log 1 का जो वैल्यू होता है वह 0 होता है। fe का वैल्यू निकालिए तो log e का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है आपका। तो यहाँ पर जो है लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। जब सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया हमारा तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डैश सी इक्वल टू एफ ई माइनस f1 बाय e-1 लिख सकते हैं। यानी कि 1/c चूँकि इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x है तो 1/c इक्वल टू लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 0 बाय e-1। तो इस तरह से c का जो वैल्यू निकला e-1 निकला। और अभी आपको बताए थे कि e का जो वैल्यू होता है 2.7718 होता है। तो यहाँ पर e का जो वैल्यू हमने 2.718 में 1 को माइनस कर दिया तो 1.718 आपको मिल जाता है। और यह 1.718 जो है क्या है कि 1 से बड़ा है और यह e से छोटा है। तो देखते हैं कि इसके बीच एग्जिस्ट कर गया हमारा एक वैल्यू 1 से लेकर e के बीच यह एग्जिस्ट करता है। तो हम अंत में लिख सकते हैं कि हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। हालांकि यह सारे प्रॉब्लम छोटे छोटे हैं, कॉन्सेप्शनल प्रॉब्लम थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसे आप लोगों को सॉल्व करके बताया जाए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है। यह f(x) इक्वल टू tan इनवर्स x है और यह x का जो वैल्यू है 0 से लेकर 1 के बीच में है। तो निश्चित रूप से यह कंटिन्यूअस फंक्शन तो है ही, कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके डोमेन के अंदर, चूंकि इसका जो डोमेन होता है वह क्या होता है भैया, रियल नंबर होता है और रियल नंबर का ही एक टुकड़ा है, तो निश्चित रूप से यह डिफाइन होगा और यह कंटिन्यूअस होगा ही आपका। जब यह कंटिन्यूअस हो गया तो अब हम लोग देखते हैं कि f(x) जो है डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो निश्चित रूप से डिफरेंशिएबल है। 1 + x², x का कोई भी वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो सब वैल्यू डिफाइंड है इस पर, तो यह भी एग्जिस्ट कर रहा है, आपका डिफरेंशिएबल है यह। इसके बाद हम लोग सहूलियत के लिए f0 निकाल लेते हैं, जो कि tan इनवर्स 0 इक्वल टू 0 डिग्री होता है, और tan इनवर्स ये f1 निकालते हैं तो tan इनवर्स 1 जो होता है π/4 होता है। अब देयर एग्जिस्ट एक्स सी बिलोंगिंग टू, है ना, यह ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच, तो यह f' इक्वल टू आप लिख सकते हैं f1 माइनस f0 बाय 1 - 0 लिख सकते हैं। 1/1 + x c का स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे हम लोग π/4 -0 और 1 - 0 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 1/c का स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया 4/π हो गया आपका। अब इस x² का जो वैल्यू हो गया आपका 4/π - 1 हो गया आपका। अब हम लोग जान रहे हैं कि x जब हम लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4π - 1 लिखेंगे। अब यहाँ पाई का जो वैल्यू है 22/7 रख दीजिए, इसमें क्या रख देना है, पाई का वैल्यू 22/7। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यह √6/22 आपको मिलेगा। यह √6/22 जो है यह बिलोंग करता है किसके बीच, यह 0 से लेकर 1 के बीच बिलोंग करता है। तो इसलिए हम लोग अंत में लिख देंगे कि हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड, है ना, मीन्स वैल्यू थ्योरम भी सेटिस्फाई होता है। प्रॉब्लम बहुत छोटा है, हमने इसको डिस्कस कर दिया, इसको आप ठीक तरह से लिख लिया करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग रॉल्स थ्योरम में भी बना चुके हैं। तो यह जो फंक्शन होता है आपका कंटिन्यूअस होता है और यह डिफरेंशिएबल भी होता है, क्लियर है। तो डिफरेंशिएट जब इसको करेंगे आप तो ये आपको sin x का cos x डिफरेंशिएशन हो जाएगा, cos x का sin x हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग f0 निकाल लें तो इसका वैल्यू 1 और f π/2 निकालें तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो रॉल्स थ्योरम का हर एक कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो गया। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो c इसमें एग्जिस्ट करेगा किसके किसके बीच भाई, 0 से लेकर π/2 के बीच, सच दैट f' जो है यह आपका f π/2 माइनस f0 बाय π/2 माइनस 0 हो जाता है। अब जब इस वैल्यू को रख देंगे तो यह आपको मिलता है cos c माइनस sin c इक्वल टू f π/2 का वैल्यू आपका 1 हुआ माइनस 1 बाय π/2 माइनस 0, तो यह आपका 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं cos c इक्वल टू sin c लिख सकते हैं, देयरफॉर sin c बटे cos c इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, यानी कि tan c इक्वल टू tan π/4 लिख सकते हैं। तो c का जो वैल्यू होता है π/4 आता है, जो कि एग्जिस्ट करता है 0 से लेकर π/2 के बीच। अंत में हमको लिख देना है कि हैंस, है ना, मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। मीन वैल्यू थ्योरम जो है आपका सेटिस्फाइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को आप देख सकते हैं, यह मॉड ऑफ x दिया गया है। हालांकि आप पिछले एक्सरसाइज में भी बनाए और कंटिन्यूटी में इसको बनाए हुए हैं कि मॉड ऑफ x जो होता है कंटिन्यूअस तो होता है आपका, डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना। यह जो फंक्शन होता है आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो लैग्रांजेज मीन थ्योरम जो है इसमें नॉट एप्लीकेबल है। आपको याद दिला दूं मैं कि ये फंक्शन आपका होता था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप लोग निकालते थे, लिमिट, है ना, h टेंस टू 0, और यहाँ पर 0 पर हम लोग इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पर। क्यों भाई, क्योंकि यह जो इसका जो रेंज दिया गया है -1 से लेकर 1 तक दिया गया है, इसके बीच हमारा 0 एग्जिस्ट करता है। तो 0 माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के 0 - h - 0 बाय -h लिखेंगे।
तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो h बाय माइनस एच जो कि -1 आता है, और राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0, यह 0 प्लस एच माइनस 0 बाय एच होता है, इसका वैल्यू जो है 1 निकालते थे हम लोग। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, तो नॉट कंटिन्यूअस हो गया यह, है ना, कंटिन्यूअस नहीं हुआ। तो इसलिए जो है मीन वैल्यू थ्योरम लेग्रांजेस थ्योरम को मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं, नॉट अप्लीकेबल, यह जो है आपका अप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कि सो दैट लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल फॉर एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स ऑन -1 और 0। तो 1 बाय एक्स है और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आपका देखिए एफ एक्स जो है यह 1 बाय एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, -1 बाय एक्स का स्क्वायर, और यह एक्स आपका बिलोंग करना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर 1 तक। लेकिन यहाँ पर एक्स का एक ऐसा वैल्यू 0 है, अगर इसमें 0 रखते हैं तो -1 बाय 0 का स्क्वायर होता है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी जो होता है इसके बीच एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर भी लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग यह क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत ही आसान है, इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का 2 नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का 2 में देखिए ये आपका फंक्शन दिया गया है। अब यहाँ पर इसका जो ये इंटरवल दिया गया है ना 1 से लेकर 5, 1 2 3 4 5, तो हर एक पॉइंट पर जो है यह डिफाइंड है आपका, कोई भी इसके बीच ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर इसका वैल्यू नहीं ज्ञात हो। तो हर एक वैल्यू के लिए हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाता है, एफ एक्स का वैल्यू मिल जाता है। इसके बाद देखिए 2 का लिमिटिंग वैल्यू, 2 का लिमिटिंग वैल्यू, 3 का लिमिटिंग वैल्यू, 4 का लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि 4 + h 4 - h, सबके लिए यह जो है डिफाइंड होता है। तो इसके आधार पर हम लोग इसको कंटिन्यूअस कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए कि एफ एक्स इज डिफाइंड, है ना, या एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1 से लेकर 5 तक, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। क्लियर है। अब इसको डिफरेंशिएबिलिटी इसके चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यह आता है 1/2√25 - x का स्क्वायर, अब -2x आता है, ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो -x/√25 - x का स्क्वायर। तो यहाँ जो है इसका इंटरवल 1 से लेकर 5 के बीच होगा डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो 1 को छोड़कर और 5 को छोड़कर इसका बीच का कोई भी वैल्यू आप रख के देखिए तो यह आपका जो है एग्जिस्ट करेगा। जब यह एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, है ना, ऑन 1 से लेकर 5 के बीच में यह आपका एग्जिस्ट करेगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि रॉल्स लेग्रांजेज का सब कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड हो जाता है। अब जब सेटिस्फाइड हो गया तो F1 हमको निकाल लेना है भैया, F5 निकाल लेना है। तो F1 जब निकालिएगा ना आप तो यहाँ पर √24 मिलेगा, F5 जब निकालिएगा तो यह आपको 0 निकलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑल कंडीशंस ऑफ लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड हो जाता है। तो इसलिए हमारा C एक एग्जिस्ट करेगा जो कि ओपन इंटरवल 1-5 में होगा। किस तरह से, f' इक्वल टू F5 - F1/5 - 1, इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं -C/√25 - C का स्क्वायर इक्वल टू, इसका जो वैल्यू है 0 - √24/4 आपको मिलता है। यहाँ से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आपका मिला 4C इक्वल टू √25 × 24 × √25 - C का स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो क्या देखते हैं कि लेफ्ट साइड में 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाता है, और सी का स्क्वायर जो है 16 सी का स्क्वायर हो गया, और राइट साइड में 24 इंटू 25 माइनस सी का स्क्वायर, तो 16 सी का स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 24 इंटू 25 माइनस 24 सी का स्क्वायर, तो 16 सी का स्क्वायर प्लस 24 सी का स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू 25। क्लियर है। और इस दोनों को ऐड करते हैं तो 40 सी का स्क्वायर आता है, तो 24 इंटू 25, तो सी का स्क्वायर जो है 24 इंटू 25 बाय 40 मिलता है। अब इसको कटा दीजिए भैया, 4 से कटाते हैं तो 4 पंचे 20, 4 छके 24, यह 10 बार में, 5 दूना 10, 5 25, फिर यह 3 बार में, तो यह आपका 15 निकलता है। और सी का वैल्यू रूट अंडर 15 लिख सकते हैं। तो यह जो वैल्यू होगा ना, यह 4 से छोटा होगा और जो है 3 से बड़ा होगा, तो निश्चित रूप से रूट 15 जो है एग्जिस्ट कर जाएगा आपका किसके किसके बीच, 1 से लेकर 5 के बीच। तो अंत में हम लोग लिख देंगे कि हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। मीन वैल्यू थ्योरम जो है इसमें सेटिस्फाई होते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यह क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, यह तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। जैसा कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो होता है कि इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो कॉर्ड होता है वह उसके पैरेलल एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं इस थ्योरम की मदद से। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं शुरू में ही हमने बताया था। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर लेते हैं और इसी 17 के आधार पर आप 15 और 16 को भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो देखिए इसको जो है हम लोग फिगर बना के समझते हैं। तो ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, इसमें 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 जो है आपका 1 माइनस 2 ये पॉइंट है आपका। उसके बाद 2 2 अगर देखा जाए तो 2 2 यहाँ पे पॉइंट होगा, थोड़ा सा अलग करके ही हम लोग लेते हैं। तो इसके बीच जो है मान लिया जाए कि इस तरह से कोई कर्व आपका जा रहा है, इस तरह से कोई कर्व है और यह इक्वेशन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x दिया गया है। कहता है क्या कि इस दोनों पॉइंट के बीच का जो कॉर्ड है ना, इस दोनों पॉइंट के बीच का जो कॉर्ड है और यह कॉर्ड आपका, यह कॉर्ड जो है पैरेलल है, इसके बीच यानी इस और इसके बीच जो है कोई पॉइंट हमको मिलता है, इस पॉइंट के यह पैरेलल है, ये चीज़ दिखाना है। तो आपको याद होगा कि स्लोप ऑफ कॉर्ड जो हम लोग निकालते थे, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप जब निकालते थे तो क्या होता था कि एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए करके हम लोग निकाल सकते थे। तो यही चीज़ शामिल है आपका लैग्रांजेज में भी शामिल है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम एफ यहाँ x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू हमको क्या मिलता है, मिल जाता है -2 मिल जाता है। अगर एफ x का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो y का वैल्यू हमको 2 मिल जाता है। तो इसमें जो है ना आपका मीन वैल्यू थ्योरम किस तरह से एप्लीकेबल है इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो यह आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया सबसे पहले नंबर। और डिफरेंशिएबल है तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं इसका तो 3x का स्क्वायर माइनस 3 आपको मिलता है। उसके बाद f1 का जो वैल्यू है आपका -2 है और f2 का जो वैल्यू है आपका 2 है। हालांकि 1 आप इस 1 जो है इसमें रखेंगे तो देखेंगे सॉल्व करने के बाद आपको -2 मिलेगा। अगर इस 2 को आप इसमें रखेंगे और इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आपका यह 2 मिल जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जैसे 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 कीजिए, देखिए आपका 2 ही मिलेगा और इसमें भी रखेंगे तो आपका -2 मिलेगा। तो जब यह डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से ऑल कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड हो जाता है। तो इस स्थिति में C तो एग्जिस्ट करेगा ही हमारा, किसके किसके बीच, 1 से लेकर 2 के बीच,
तो यहाँ पर एक चीज़ गलती नहीं कीजिएगा, यह जो इंटरवल, यह जो x का जो वैल्यू होगा यही इंटरवल हो जाएगा, 1 और 2 इसका इंटरवल हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं समझिएगा कि कौन सा इंटरवल लें, ई इंटरवल को लें कि इस ई इंटरवल को लें। यह जो है ये चीज़ जो है यह y का वैल्यू है, यह 2 भी आपका y का वैल्यू है, x का वैल्यू ही इंटरवल होता है ना। यहाँ फिर से देखिए कि यह -2 जो है आपका y का वैल्यू है, यह 2 भी जो है आपका y का वैल्यू है। यहाँ पर 1 जो होता है x का वैल्यू और 2 जो होता है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, तो इसीलिए इंटरवल जो होगा इसका 1-2 हो जाएगा। अब ये इसका इंटरवल 1-2 हो गया, इसीलिए हमने कहा कि C जो है 1-2 के बीच एग्जिस्ट करेगा। तो अब इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि f डैश C इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। तो यह 3c का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू f2 का वैल्यू देखिए 2 है आपका, है ना, अब माइनस 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 2 अब बाय 2 माइनस 1 कर देते हैं, तो यह आपको मिलता है 4/1 मिलता है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3c स्क्वायर इक्वल टू 7 हो जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू 7/3, देयरफॉर c इक्वल टू √7/3 मिल जाएगा। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए ये आपका मिल गया √7/3। अब यह जो c है आपका, यहाँ पर c जो पॉइंट मिला हुआ है ये आपको x के तरह वैल्यू दिया गया है। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि x जो है आपका √7/3 मिल गया और y का वैल्यू आप निकाल लीजिए x³ माइनस 3x करके, तो √7/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √7/3 करेंगे, तो यह आपको सॉल्व करने पर -2/3 √7/3 मिल जाएगा। तो इस तरह से रिक्वायर्ड पॉइंट जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसको प्लस और माइनस दोनों में ले सकते हैं। तो अभी तो हमने x का वैल्यू प्लस √7/3 लिया है, अब इसी तरह से x का वैल्यू माइनस √7/3 ले लेंगे, तो y का जो वैल्यू है आपका 2/3 √7/3 मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग का आंसर मिल जाता है और यह रिक्वायर्ड पॉइंट आपका हो जाता है √7/3 माइनस 2/3 √7/3 एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट माइनस √7/3 और यह 2/3 √7/3 मिल जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी है आपका। ये देखिए, ये आपका फंक्शन दिया गया है और आपको ये दिखाना है। सिंपल है, रॉल्स थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए, चूँकि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे आप, है ना, तो डिफरेंशिएट अगर आप करते हैं इसको, f(x) आपका दिया गया है x इंटू 1 माइनस लॉग x दिया गया है। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x जो हो जाएगा आपका, x कांस्टेंट रखते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1/x आता है। अब फिर उसके बाद प्लस लिखिए, 1 माइनस लॉग x को कांस्टेंट रखेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 आता है। तो x इंटू 1 माइनस 1/x तो -1 प्लस 1 माइनस लॉग x, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है माइनस लॉग x हो जाएगा। और माइनस लॉग x जो है आपका डिफरेंशिएबल है। अब जब डिफरेंशिएबल है x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो निश्चित रूप से एक पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा ही, और यह एग्जिस्ट इस तरह से करेगा, कहीं भी एग्जिस्ट करेगा ही एक पॉइंट ऐसा जो कि एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस लॉग सी इक्वल टू एफ बी का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो b इंटू 1 माइनस लॉग बी माइनस a इंटू 1 माइनस लॉग a, अब बाय क्या हो गया आपका, b माइनस a हो गया। अब इसी b माइनस a को आप इधर लेते आइए, तो यह क्या हो जाएगा आपका, माइनस b माइनस a लॉग माइनस b माइनस a, और उसके बाद log c हो गया, और इधर आपका बच गया b इंटू 1 माइनस लॉग b बच जाता है, और फिर उसके बाद माइनस a इंटू 1 माइनस लॉग a बच जाता है। और इसको b माइनस a है तो a माइनस b लिखिएगा तो इसका माइनस ख़त्म, और log c इक्वल टू b इंटू 1 माइनस लॉग
बी हो गया माइनस ए इंटू 1 माइनस लॉग ए हो गया। यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव्ड करना था। तो इसी के साथ आपका लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद। और अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को पढ़ेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा को पढ़ेंगे।